फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने एक भाग को कवर कर दिया है। एक भाग का मेरा मतलब है कि हम पाश्चात्य शास्त्र और काव्यशास्त्र पढ़ रहे थे, तो हम भारतीय काव्यशास्त्र को कंप्लीट कर लिए। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र। भारतीय काव्यशास्त्र का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं दोस्तों, आप प्लेलिस्ट से देखें। पाश्चात्य शास्त्र की हम दूसरी प्लेलिस्ट बनाएंगे। चलिए चलते हैं और देखते हैं विभिन्न आलोचक और समयावधि अवधि। आलोचक में सबसे पहले आप देखेंगे तो आते हैं प्लेटो। ठीक है, प्लेटो को आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, काफ़ी सिलेबस में इन्हें लगाया जाता है। आज हम बस फटाफट देखेंगे कि इनकी अवधि क्या है। यहाँ पे देखेंगे ना 426 कहीं कहीं दिया होता है, सॉरी ध्यान दीजिए 400, एक मिनट, देखिए कहीं कहीं 426 ईस्वी दिया रहता है, कहीं कहीं 427। दोनों ध्यान दीजिएगा, जैसा आप अगर दोनों हो तो 26 लगाइएगा, अगर 27 दिया हो 26 ना हो तो आप जो है कि 27 लगा देंगे। ठीक है, तो प्लेटो का जन्म हुआ था 427 ईस्वी पूर्व और 447 ईस्वी पूर्व तक। ठीक, अरस्तु 384 मतलब 384 से 322 तक। लोनिन आप ध्यान देंगे तो विस्तृत में प्रश्न प्लेटो अरस्तु से आता है, इन्हें आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है तो पढ़ लीजिए। लोगिनुस प्रथम या तृतीय शताब्दी, इनका कोई डेट नहीं मिला है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनको देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, यहाँ से भी प्रश्न 1770 से 1850, मतलब जन्म इनका 1770 में हुआ है, मृत्यु इनकी 1850 में। सैमुअल टेलर कोलरिज, ये 1772 से 1834 ईस्वी तक। बेनेडिक्टो क्रोचे, क्रोचे को भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि दोस्तों यह पुस्तक तो पुस्तक है बट ये एक सार संक्षिप्त है, एग्जाम के समय आप बहुत अच्छे से रिविजन कर सकते हैं। बेनेडिक्टो का है 1866 से 1952 तक। टॉमस स्टर्न्स इलियट 1888 से 1965 ईस्वी तक। इवन आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड का है 1893 से 1979 तक, मतलब 1979 ईस्वी तक। ठीक है, आप चलते हैं आगे, देखते हैं इन सब जो है कि आलोचकों के पुस्तकें। देखिए, आलोचक हैं, उनकी रचनाएं हैं, यहाँ से मिलान वाले प्रश्न बनते हैं यूजीसी नेट में। थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। जिसे प्लेटो को जो मेन रचनाएं हैं, यही जो है पुनीत राय की पुस्तक में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी गई हैं, ध्यान दीजिए। प्लेटो, इयोन, सिपिसियोन और पोलितेया, फैद्रस, नोमोई लास और रिपब्लिक। सबसे ज़्यादा रिपब्लिक पूछी जाती है, और ये इयोन भी कई बार पूछा गया। कौन सा? इयोन वाला। चलिए अरस्तु को पुस्तकें देखते हैं। तेखनेस रितोरिकेस भाषा शास्त्र की पुस्तक है। पेरी पोइटिकेस काव्यशास्त्र की पुस्तक है। ये लोगिनिस का है। पेरी इप्सुस, ये भी कई बार पूछी जाती है। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आलोचक की अब देखेंगे रचनाएं। एक मिनट, आपने देखा यहाँ पे, हाँ चलिए आगे चलते हैं। दोबारा रिपीट कर गया है दोस्तों, यहाँ तक हम वर्ड्सवर्थ तक पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे कॉलरिज को। किसको? कॉलरिज को। बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेड एंड द टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, चर्च एंड स्टेट और कन्फेशन ऑफ इन इंक्वायरिंग स्पीड रीड। ठीक है, क्रोचे की पुस्तक देखते हैं। एस्थेटिक्स न्यू ऑन एस्थेटिक्स। रिचर्ड की काफ़ी पुस्तकें हैं, रिचर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है, इनकी पुस्तकें बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। देखिए पहली है, ध्यान दीजिए, देखिए हाँ यहाँ पे देखेंगे हम रिचर्ड की पुस्तक। ठीक है, चलिए रिचर्ड की पहली पुस्तक है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स 1922 ईस्वी में। द मीनिंग ऑफ मीनिंग 1923 ईस्वी में। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म वाली कई बार पूछी जाती है रिचर्ड की। चलिए आगे चलते हैं। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, अ साइंस एंड पोइट्री, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन।
वीडियोस, एक्सपेरिमेंट्स इन मल्टीपल्स डेफिनीशन और बेसिक रूल्स ऑफ रीजन, interpretation of teaching, the executive statements, poetry, their media and एड्स। टी.एस. इलियट की पुस्तक देखिए, दी सीक्रेट वुड। सीक्रेट वुड इलियट की बहुत बार मिलाने के लिए आती है। सेलेक्ट्रेस इसेस एंथेस्ट एंड मॉडर्न होमेज टू जॉन डाइडन, एलिजाबेथन एसेस, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। आगे चलते हैं, आप देखेंगे प्लेटो के बारे में। इनका कभी कभी जो है कि लेखक का जन्म स्थान कहाँ हुआ है ये मिलाने के लिए आते। अभी आपने देखा कि विद्वान की समयावधि, जो इम्पोर्टेंट विद्वान हैं बहुत सारे हैं जो है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से प्रश्न बनता है उतना आपने देख लिया। इसके बाद आपने रचनाएं देख ली। अब आप देखेंगे कौन से लेखक किस जो है कि जगह किस लेखक का जन्म हुआ है। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में, ठीक है। एथेंस में इनका जन्म हुआ है। पहले सॉरी दोस्तों, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात है। इन्होंने एक छोटा सा कोटेशन दिया था कि गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। ये इन्हीं का कथन है। और ऐसे ही एक कथन दिए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कमेंट के माध्यम से बताइएगा उन्होंने क्या कहा है गुलामी को। आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात किसने की है, तो प्लेटो ने। प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है, तो प्रत्यय जगत को। एक मिनट दोस्तों, चलते हैं। आप देखेंगे ना, तो प्लेटो जी ने यथार्थ किसे माना है, तो जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है। और वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है। कला जगत वस्तु जगत का, इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण है। ये कई बार पूछा जा, ये किसका कथन है कि अनुकरण का अनुकरण है, कला जगत अनुकरण का अनुकरण है। तो ये भी कथन किसका है, प्लेटो का। कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय किसे है, तो ये भी प्लेटो को है। ध्यान दीजिए, कला को अनुकरण का अनुकरण मानकर उसमें मिथ्यात्व का आरोप कर किसने कला को हेय माना, तो प्लेटो ने। कला के अनुकरण मूलकता के संदर्भ में प्लेटो के मत में प्रमुख दोष है, तो कलागत सृजनशीलता की अवहेलना, ये क्या है, इनका प्रमुख दोष है। प्लेटो ने काव्य हेतु माना है ईश्वरी उन्माद को। मतलब ये मतलब भगवान की एक प्रेरणा होती है जिसके अंतर्गत प्लेटो मानते हैं कि ये ईश्वरी उन्माद है। काव्य हेतु का मतलब होता है कारण, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे, तो प्रत्ययवादी। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा के आप नोट डाउन कीजिएगा। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण है तो विधेयात्मक या मानकी। कला के मूल्य या प्रयोजन के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण है तो उपयोगितावाद। आगे चलते हैं। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं, अनुकरणात्मक, प्रश्न और दुखांत नाटक, ठीक है। और वर्णात्मक डिथिरैप प्रगीत, मिस्र महाकाव्य जैसे होमर के इलियट, ओडेसी। इयोन, प्लेटो का इयोन नामक ग्रंथ संबंधित है तो नाट्य शास्त्र से। प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य आदर्श राज्य की निर्माण। अरस्तु का जन्म। अब तक यहाँ तक हमने प्लेटो को देखा, अब आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं तो आप अब इनका अलग कीजिए। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मकदूनिया में हुआ था, इस्तगिरा नामक नगर में। मकदूनिया के इस्तगिरा नामक नगर में। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था और प्लेटो के गुरु का नाम क्या था, सुकरात। आपने देखा ऊपर, ध्यान दीजिए, सबसे पहले सुकरात, फिर प्लेटो, फिर अरस्तु। अब देखिए, ज्ञान की सभी शाखाओं में अबाध गति ही पूर्ण ज्ञान है, यह मत किसका है, तो अरस्तु का। अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं अरस्तु।
कला प्रकृति का अनुकरण करती है, कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में प्रमुखतः किस काव्य रूप का विवेचन किया? दुखांत त्रासदी का। अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व कितने हैं? तो 3 हैं। मध्यम, विषय, पद्धति। दुखांत दुखांत दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो जो करुणा और भय का उद्बुद्ध कर इन भाव का उचित विवेचन करे। दुखांत की परिभाषा किसने दी? तो अरस्तु ने। आगे चलते हैं। अरस्तु के दुखांत के कितने अंग हैं आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताइए 6 अंग हैं। 6 अंग कौन कौन है? कथानक, ध्यान दीजिए, कथानक, चरित्र, पद योजना, विचार, दृश्य, गीत। इनमें कथानक, चरित्र और विचार अनुकरण के विषय हैं, तो पद योजना तथा गीत अनुकरण के माध्यम हैं। दृश्य अनुकरण की पद्धति या प्रणाली है, ध्यान दीजिएगा। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय है तो कार्यरत मनुष्य। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतर मनुष्य का चित्रण दुखांत में तथा निम्नतर मनुष्य का चित्रण प्रशहन में होता है। अरस्तु के अनुसार दुखांतर एवं प्रशहन में भेद का आधार है उसमें चित्रित मनुष्य की उच्चता एवं निम्नता। अरस्तु के अनुसार कथानक से तात्पर्य है घटनाओं की कलात्मक संरचना। अरस्तु ने दुखांतर का प्रमुख तत्व किसे माना? तो कथानक को। अरस्तु के अनुसार दुखांतर है कार्य व्यापार का अनुकरण। अरस्तु के अनुसार दुखांतर को रोचक एवं आकर्षण बनाने के लिए 2 चीजें अनिवार्य हैं। पहला स्थिति विपर्य, दूसरा अभिज्ञान। अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथानक है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अरस्तु के अनुसार कथानक कैसा होना चाहिए? तो गंभीर, पूर्ण और विस्तृत। अरस्तु के अनुसार कथानक का विस्तार होना चाहिए आनुपातिक। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य की पहली शर्त अनुपात है। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु के अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्च वस्तु है, क्योंकि काव्य सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है, इसलिए विशेष को सामान्य से अरस्तु का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभाव्यता अथवा आवश्यकता के नियमानुसार कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। प्लेटो ने काव्य और दर्शन के विरोध माना है तथा दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया है। यहाँ पे यही आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस लाइन को आप 1-2 बार नोट डाउन करके लिख लीजिएगा और फिर आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। प्लेटो ने काव्य और दर्शन से विरोध माना है। प्लेटो ने काव्य और दर्शन से विरोध माना है, काव्य और दर्शन में विरोध माना है तथा दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया है। अरस्तु, ठीक है। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ, क्योंकि काव्य सामान्यता की सिद्धि करता है। अरस्तु ने कितने प्रकार के कथानकों का उल्लेख किया? तो 3। कौन कौन से हैं 3? ऐतिहासिक, काल्पनिक, अनुश्रुतिक। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने कवि को निर्माता। ये भी आप यहाँ पे अंतर आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनेगा। प्लेटो ने अनुकर्ता माना है और अरस्तु ने कवि को निर्माता। अरस्तु के अनुसार दुखांतर की आत्मा का कथानक है। अरस्तु के अनुसार चरित्र के लिए चार आवश्यक तत्व हैं। चरित्र के लिए पहली बात अच्छाई होनी चाहिए, औचित्य होना चाहिए, यथार्थ और सुसंगति। ठीक है, आगे चलते हैं। अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप किसे माना? तो दुखांतर को। सर्वप्रथम किसने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया है? तो अरस्तु ने। कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की, तो अरस्तु ने। अनुकरण वस्तु या उन्नत रूपांतरण है, यह कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के 3 विषय हैं। कितने विषय हैं? 3। पहला चरित्र, एथोस, भाव, पाथोस, काव्य व्यापार, प्रॉक्सिस। काव्य व्यापार शब्द द्वारा इन तीनों का बोध होता है।
काव्य व्यापार में निरत अनुकरण मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। यह कथन किसका है? अरस्तु का है। अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो मिमेसिस। अरस्तु के अनुसार ललित कला मूल्य के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके स्थायी और सामान्य धर्मों की अभिव्यक्ति करती है। कलाकृति ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकृत रूपों में मानव जीवन का अर्थात चरित्र भाव और काव्य व्यापार का आदर्शीकृत प्रतिरूप है। यह किसके चिंतन का सार है? तो अरस्तु की। प्लेटो और अरस्तु के संबंधित मान्यताओं में अंतर। थोड़ा सा आप अंतर देखिए, इन दोनों में कितने अंतर हैं और कहाँ कहाँ अंतर हैं, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना होगा। प्लेटो और अरस्तु के काव्य संबंधी मान्यताओं में अंतर। प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत सत्य है, अरस्तु ने वस्तु जगत को भी सत्य माना। ध्यान दीजिए, इन्होंने क्या माना है? प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत सत्य है, अरस्तु के लिए वस्तु जगत सत्य है। प्लेटो को दृष्टि आदर्श परक है, अरस्तु की यथार्थ परक। ध्यान दे दीजिएगा। प्लेटो ने काव्य को असत्य एवं व्यक्तिनिष्ठ माना है, जबकि अरस्तु ने उसे सत्य और सामान्य माना है, मतलब सबके लिए। इन्होंने व्यक्ति विशेष मतलब व्यक्तिनिष्ठ मतलब स्वयं के लिए, और अरस्तु ने सत्य और सामान्य के लिए। प्लेटो के अनुसार महत्तम एवं सुंदरतम कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं और हीनतर लघुतर कला के द्वारा, जबकि अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति के अनिष्पादित एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है, अतः कला प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा था, अरस्तु ने अनुकरण का संबंध कार्य व्यापार से जोड़ा। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है, जबकि अरस्तु ने कर्ता माना है। यहाँ पे अनुकर्ता और अरस्तु कर्ता। ध्यान दीजिएगा, यही से प्रश्न बनते हैं और बनेंगे भी। यूनानी में विरेचन के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ था कथारसिस, कई बार पूछा हुआ है। अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन है आनंद। लोगिनस जन्म से यूनानी थे और उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी माना जाता है। लोनिनोस के ग्रंथ पेरिहुप्सुस को सभी इतालवी विद्वान सेबेतेल्लो में प्रकाशित किया। इसका पहला अंग्रेजी ऑफ द राइट ऑफ एलोक्वेंस जॉन से किया गया है और 1652 ईस्वी में। लोगिनस का ग्रंथ पेरिहुप्सुस मूल किस शास्त्र से संबंधित है? तो भाषण शास्त्र से संबंधित है। पेरिहुप्सुस पत्र के रूप में पोस्तुमियु तिरतिनियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है। पत्र किसका है? तो भाषा ग्रीक है। पत्र की भाषा क्या है? तो ग्रीक है, यूनानी। उदात्त सिद्धांत के प्रवर्तक है लोगिनस। लोगिनस के पूर्व किस विद्वान ने उदात्त को निरूपण किया है? केकिलियुस ने। उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट कथन किसका है? तो लोगिनस का। आगे चलते हैं। लोगिनस के अनुसार उदात्त का कार्य है सम्मोहक या लोकोत्तर एहलाद। लोगिनस ने उदात्त को सहज, नैसर्गिक और उत्पाद्य व्युत्पत्ति दोनों माना है। लोगिनस ने उदात्त के कितने अवरोध माने हैं? तो 3। शब्दाडंबर, बाली, भावाडंबर। लोगिनस के अनुसार उदात्त के कितने स्रोत हैं? तो 5। पहला, महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव। अलंकारों और विचारालंकार, शब्दालंकार को समुचित प्रयोग। भव्य शब्द योजना, जिसमें शब्द चयन, बिंब विधान, शैलीगत परिष्कार अब अंतर्भूत। रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। कथन किसका है? लोगिनस का। अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांतर के लिए अनिवार्य हैं, जबकि लोगिनस के अनुसार करुणा और भय क्षुद्र भाव हैं और उदात्त को इन क्षुद्र भावों से मुक्त होना चाहिए। यह अरस्तु और लोगिनस में मौलिक भेद है। लोगिनस के अनुसार उदात्त का लक्षण है अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट। लोगिनस के अनुसार काव्य का प्रयोजन है आनंद। काव्य का क्या प्रयोजन है? आनंद। 1798 ईस्वी में कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल बैलेट्स प्रकाशित हुआ। इस संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्टाइजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी 1800 ईस्वी में।
लिरिकल बैलेट्स का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी। इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ को की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। इस भूमिका को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। यह भूमिका प्रीफ्रेस टू लिरिकल बैलेट्स नाम से प्रसिद्ध है। लिरिकल बैलेट्स के 4 संस्करण प्रकाशित हुए। पहला है 1798 ईस्वी, दूसरा है 1800, दूसरा 1803 दो 1798 ईस्वी, 1800, 1802, 1815, 4 संस्करण हैं। लिरिकल बैलेट्स की भूमिका में अभिव्यक्त वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का खंडन कॉलरिज ने अपनी किस पुस्तक में किया? बायोग्राफिया लिटरेरिया। काव्य प्रबलन भाव का सहज उच्छलन है। कथन किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ। कई बार पूछा गया है। लिरिकल बैलेट्स किसकी कविताओं का संकलन है? वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं थी। पहला, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों की देन है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर है। देख रहे हैं, गद्य और काव्य में अंतर है, तो किसका अंतर है? बस छंद का अंतर है, याद रखिएगा। प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ का। आलोचक का चरम उद्देश्य दूसरों की रचनाओं के मूल्यांकन के नियम निर्धारण से कहीं अधिक लेखन सर्जन के सिद्धांतों का व्यवस्थापन है। कथन किसका है? कॉलरिज का। कविता रचना की वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तत्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और वे अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यही संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक घटक खंड अवयव से प्राप्त कौन स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। काव्य की परिभाषा किसकी है? कॉलरिज की। स्वच्छंदतावादी आंदोलन के प्रवर्तक वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज है। भाषा मानव मन का शस्त्रागार है, जिसमें उसे अतीत के विजय स्मारक और भावी विजय के शस्त्र एक साथ रहते हैं। कथन किसका है? कॉलरिज का है। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कॉलरिज। कभी काव्य की सृष्टि नहीं करता, स्वयं काव्य बन जाता है। ये पोएट डज नॉट क्रिएट बट बिकॉम। कथन किसका है? कॉलरिज का। फैंसी शब्द ग्रीक के फंतासिया शब्द से उत्पन्न है और इमेजिनेशन लैटिन के इगाजिनातिया से इमेजिनेशन का हिंदी रूपांतरण। कल्पना तथा फैंटेसी का रम्य कल्पना, ललित कल्पना है। कल्पना को 2 भागों में बांटा गया है, रम्य कल्पना और ललित कल्पना। कॉलरिज ने कल्पना के कितने भेद किए? 2 मुख्य गौड़। कल्पना का कौन सा भेद? कॉलरिज के अनुसार कला विधानी कल्पना है। गौड़ कल्पना कॉलरिज के अनुसार समस्त जागतीय प्रपंच को व्यवस्थित रूप में ग्रहण कराने वाला शक्ति ही मुख्य कल्पना है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना में एक प्रकार का संश्लेषणात्मक तथा जादुई शक्ति होती है, जो विरोधी या विसंवादी धर्मों में संतुलन स्थापित करती। उन्होंने कल्पना को एकीकरण या रूपांतरण की शक्ति कहा। अब देखेंगे हम मुख्य कल्पना और गौड़ कल्पना में अंतर। नोट डाउन करिएगा। मुख्य कल्पना के अस्तित्व पर ही गौड़ कल्पना आश्रित है। गौड़ कल्पना मुख्य कल्पना की प्रतिध्वनि है। मुख्य कल्पना चेतन और अनैच्छिक, गौड़ कल्पना चेतन और ऐच्छिक। मुख्य कल्पना केवल निर्माण या संगठन करती है। इसके प्रतिकूल गौड़ कल्पना विघटन और संगठन, विनाश और निर्माण दोनों करती है। कॉलरिज के अनुसार फैंसी रम्य कल्पना की विशेषता है। फैंसी देश काल के बंधन से मुक्त एक प्रकार की स्मृति मात्र है। वह इच्छा शक्ति संचालित एवं रूपांतरित होती है। वह अपने उपयोग की सामग्री साहचर्य नियम से ग्रहण करती है। उसको उपयोज्य सामर्थ्य स्थित तथा सुनिश्चित होती है। कल्पना और फैंसी में अंतर देखिए। फैंसी बिंबों को केवल आसपास रख देती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करती, किंतु कल्पना उन्हें परिवर्तित करती है।
कल्पना भावोद्दीपन को केंद्र में रखकर बिंबों में आंतरिक सामंजस्य स्थापित करती है, उसमें एक रूपता लाती है, किंतु फैंसी केवल स्थिर और निश्चित वस्तुओं तथा विचारों को काम में लाती है और साहचर्य के नियम के अनुसार उन्हें केवल एकत्र कर देती है। कल्पना अंतः प्रेरणा, प्रत्यक्ष आदि अनेक स्रोतों से सामग्री ग्रहण करती है, किंतु रम्य कल्पना प्रधानतः स्मृति पर निर्भर करती है और उसी से अपनी सामग्री ग्रहण करती है। कल्पना की कार्य पद्धति जैव है, अतः उसमें जीवंतता और पूर्णता है, किंतु रम्य कल्पना की कार्य पद्धति यांत्रिक है, अतः इसमें निर्जीव तथा असंहत है। कल्पना प्रतिभा की उपज है, फैंसी प्रज्ञा की। प्रज्ञा माने बुद्धि होती है, प्रतिभा तो आप सभी जान रहे हैं। तो दोस्तों आज रहे जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमने जो है कि कल्पना और उसमें अंतर देख लिया और हम आगे से चलेंगे और देखेंगे आगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, वीडियो यहीं एंड करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट इसके आगे से। धन्यवाद।